हेलो एवरीवन। ये आज अपना लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 है और किसका है? बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले लेक्चर में हमने बात की थी सिलेबस की। सबसे पहले लेक्चर में हमने किसकी बात की थी? सिलेबस की। लेक्चर फर्स्ट में हमने सिलेबस की बात की थी। फिर लेक्चर 2 में हमने बात की थी जो लेंथेनॉइड्स हैं उनके बारे में, लेंथेनॉइड्स के बारे में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बातें की हैं। तो लेंथेनॉइड्स का जो जनरल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था उसकी बात की थी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी। किसकी बात की थी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हमने पूरी बातें की थी। यहीं पे मैंने तुम्हें ट्रिक से याद करना सिखाया था। ट्रिक से सारे 14 एलिमेंट्स याद करने मैंने पूरी तरीके से सिखाए थे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताया था, ठीक है। और लेंथेनॉइड्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एलएन से दिखाएंगे। पीरियोडिक टेबल में हमने पूरी बातें की थी। पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, और एफ ब्लॉक एलिमेंट के दो हिस्से होते हैं, एक तो लेंथेनॉइड होता है, एक एक्टिनॉइड होता है, ठीक है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट किन्हें कहते हैं उनकी बातें की थी। लेंथेनाइड क्यों बोलते हैं इनको उसकी बात की थी। सारे मैंने ट्रिक से याद भी कराए थे और एलिमेंट्स को भी याद कराया था मैंने, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आज लेक्चर नंबर 3 में। अपना टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 1 सिलेबस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, वो ख़त्म कर दिया। अब लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 की। टॉपिक नंबर 2 की बातें करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 की। और जो टॉपिक नंबर 2 है, जो सेकंड टॉपिक है वो अपना है, सेकंड टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। हिंदी में बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं हमें पढ़ना है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ये अपना टॉपिक है, ठीक है। तो उससे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार कोर्स के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। 4-5 क्लासेस में थोड़ा सा डेमो रहेगा, तो उसमें आपको कोर्स के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो कोर्स की अगर बात करें तो कोर्स हम लेके आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और सबसे पहला लेक्चर जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई भी उसको देख सकता है, तो उसमें पूरे सिलेबस की बात की है। जिस भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच हो रहा है वो स्टूडेंट इसको परचेज कर सकता है। लेकिन खास तौर पे मैंने जो सिलेबस डिज़ाइन किया है या पूरा बिल्कुल एक एक वर्ड के हिसाब से चलें तो जीजीटीयू और एमएलएसयू के स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स मोर देन सफिशिएंट रहेगा। जीजीटीयू और एमएलएसयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट कोर्स डिज़ाइन किया गया है। और इसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ रखी गई है। 500 रुपीज़ बहुत कम फ़ी है, हर स्टूडेंट को ये कोर्स परचेज करना चाहिए। लेकिन जैसे ही 500 फ़ी देखते ही कई स्टूडेंट यूँ सोचते हैं इसमें तो क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा। तो क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप फैकल्टी के बारे में जान सकते हैं, फैकल्टी की क्वालिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं, वो भी लेक्चर 1 में बताया गया है। और आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा क्वालिटी में। उसके अलावा डाउट भी आपके सोल्व होंगे। आप इस नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। एक बार कोर्स में अगर एनरोल हो जाते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सअप करें, ठीक है। पेमेंट के रिगार्डिंग भी अगर कोई समस्या है, कोई स्टूडेंट ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता, ऑफलाइन पेमेंट करना चाह रहा है, तो भी आप मेथड्स जान सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा। आप पेमेंट के बारे में भी जान सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो कोर्स किसका है? बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक का है। जीजीटीयू एमएलएसयू के हर स्टूडेंट के लिए है। बिल्कुल नॉमिनल, बहुत कम फी में अच्छा क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है। कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो हमारा जो टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उसको शुरू करते हैं। तो हम किसके बारे में ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ रहे हैं? लेंथेनॉइड्स, क्योंकि हम सबसे पहले लेंथेनॉइड्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक्टिनॉइड्स पढ़ेंगे। तो लेंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लेंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हिंदी में भी मैंने तुम्हें बता दिया था, लेंथेनॉइड ऐसे लिखते हैं। लेंथेनॉइड की स्टडी कर रहे हैं। तो लेंथेनॉइड्स को मैंने तुम्हें याद भी कराया था ट्रिक से। बताओ क्या था? सिर पर नदी पार्वती माँ समझे युगोड़, तब दया होगी अगर तुम ये भी लूटो। सिर पर नदी पार्वती माँ समझे युगोड़, तब दया होगी अगर तुम ये भी लूटो। ये पूरी ट्रिक थी। सिर पर नदी
पार्वती माँ समझे यू गोड, तब दया होगी अगर तुम ये भी लूटो। तो लास्ट क्लास में ये सारी बातें कर चुके हैं, कैसे ट्रिक से मैंने याद कराया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया था। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले एक बार एफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एफ ऑर्बिटल की तो बातें की जा रही हैं, बोलो। तो एफ ऑर्बिटल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एफ ऑर्बिटल टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। टोटल एफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। और अगर 7 एफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो इनके नाम याद रखना। एक तो जेड क्यूब, ठीक है, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब। तो 3 ऑर्बिटल के नाम तो ये हो गए सीधे सीधे, एफ जेड क्यूब, एक्स वाई जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। और एक ऑर्बिटल होता है एफ एक्स वाई जेड। क्या होता है? एफ एक्स वाई जेड। तो 4 ऑर्बिटल हो चुके हैं। कितने ऑर्बिटल हो चुके हैं? 4। ठीक है, अब 2 ऑर्बिटल और याद करने हैं। तो एक होता है जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कितने हो गए? 5 हो गए। अब दूसरा क्या होता है? वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगला क्या होता है? वाई एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, जेड हो गया, वाई हो गया, तो बताओ क्या आएगा? एक्स आएगा, और अंदर क्या आएगा? जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये अपने कितने ऑर्बिटल हो गए? 7 एफ ऑर्बिटल हो गए। जैसे डी में 5 होते हैं, एस में 1 होता है, पी में 3 होते हैं, उसी तरह एफ में कितने होते हैं? 7 होते हैं। अरे एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में कितने होते हैं? 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, तो एफ में कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, सबके नाम कैसे याद करने हैं? जेड क्यूब, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, एक्स वाई जेड क्यूब, एक्स वाई जेड क्यूब, सबका क्यूब, 3 ऑर्बिटल, एक्स वाई जेड कितने? 4। अब देखो जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 7 ऑर्बिटल याद हो गए, है ना। तो एफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। सबके नाम याद हो गए, सबके नाम याद भी हो गए। तो एफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7 होते हैं, और सबके नाम याद भी हो गए। अब दूसरी बात, हमें पता है एजीमिथल क्वांटम नंबर के बारे में हमें पता है, तो वो एल की वैल्यू से डिनोट किया जाता है। तो एल की वैल्यू 0 कौन से कक्षक के लिए होती है? एस कक्षक के लिए, एक्स ऑर्बिटल के लिए। एस ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। एल की वैल्यू 1 किस ऑर्बिटल के लिए होती है? पी कक्षक के लिए, पी ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए? पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसी तरह एल की वैल्यू 2 किसके लिए होती है? डी ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए? डी कक्षक के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए। इसी तरह एल की वैल्यू 3 बताओ किसके लिए होती है? एफ ऑर्बिटल के लिए, एफ ऑर्बिटल के लिए। और ये जो एल की वैल्यू है, यही वैल्यू तो अपने को नोडल प्लेन के बारे में बताती है, नोडल तल के बारे में बताती है। किसी कक्षक में कितने नोडल तल होंगे, कितने नोडल प्लेन होंगे। हिंदी में, इंग्लिश में बात करें तो नोडल प्लेन, और हिंदी में बात करें तो नोडल तल, नोडल तल। ठीक है, तो नोडल तल के बारे में कौन बताता है? एल की वैल्यू बताती। तो एल की वैल्यू 0, इसका मतलब एस कक्षक में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। नोडल प्लेन वो प्लेन होता है, वो तल होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, वो तल जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी 0 हो, वह तल। जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 हो, वह तल, वो प्लेन। इन दैट प्लेन द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। बोलो हाँ या ना। तो एस ऑर्बिटल में कोई भी ऐसा तल नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है ना, तो कहीं से भी काटोगे तो इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कोई तल मिला ही नहीं जहां पे इलेक्ट्रॉन ना मिले। पी ऑर्बिटल में कितना होता है? 1 होता है। देख लो, पी ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है, ऐसी होती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। तो बताओ, यहाँ से एक प्लेन गया जहां इस प्लेन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर मिलेगा या कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा। तो वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसको बोलते हैं नोडल तल। उसको क्या बोलते हैं? नोडल तल। तो P में 1 होता है, D में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो F में कितने होंगे? 3 होंगे। तो F कक्षक 7 होते हैं, और उसमें नोडल तल या फिर नोडल तल की बजाय हम क्या लिख सकते हैं? नोडल तल की बजाय हम लिख सकते हैं कोनिकल नोड। ठीक है, तो F ऑर्बिटल में, F कक्षक में 3 नोडल तल या शंकुकार नोड होते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इन एफ ऑर्बिटल 3 नोडल प्लेन्स। कितने नोडल प्लेन्स? 3 नोडल प्लेन्स और 3 कोनिकल नोड्स आर प्रेजेंट। 3 कोनिकल नोड्स आर प्रेजेंट। कोनिकल
नोड्स आर प्रेजेंट, कोनिकल नोड्स, कोनिकल मतलब शंकु आकार, शंकु आकार। जैसे डी जेड स्क्वायर में हम बात करेंगे, डी जेड स्क्वायर में पूरा डिटेल में बात करेंगे, डी ऑर्बिटल में डी जेड स्क्वायर में 2 कोनिकल नोड होते हैं, वहां पे पूरा आइडिया मिलेगा कि कोनिकल नोड की क्या बातें होती हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 की बातें करेंगे, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है, उसी में अपन कोनिकल नोड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कितने कोनिकल नोड मिलेंगे? 3 कोनिकल नोड मिलेंगे। किस में मिलेंगे? एफ ऑर्बिटल में, या फिर 3 नोडल प्लेन मिलेंगे, 3 नोडल तल, या फिर 3 शंकु आकार के नोड, या दोनों का सम 3, ऐसा कुछ सिस्टम। या तो इन दोनों का सम 3 हो, या अकेले नोडल तल 3 हो, या शंकुकार नोड 3 हो। मतलब अल्टीमेटली 3 ऐसी जगह मिलेंगी, 3 ऐसे प्लेन मिलेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0। जैसे पी ऑर्बिटल में कितना प्लेन मिल रहा है? देखो एक प्लेन मिल रहा है, एक प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। उसी तरह डी में कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। इसी तरह एफ में कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। लेकिन यहां पे जरूरी नहीं प्लेन मिले, तल मिले। तल की बजाय शंकु आकार नोड भी मिल सकता है, तल की बजाय कोनिकल नोड भी मिल सकता है, नोडल प्लेन के बजाय कोनिकल नोड भी मिल सकता है। तो एफ ऑर्बिटल की बातें हुई खत्म। एक बार फिर से मैं जल्दी से समरी करता हूं, तुम्हें लिखना क्या है वो बताता हूं। तो सबसे पहले एफ ऑर्बिटल कुल संख्या में 7 होते हैं। सबसे पहले एफ कक्षक कुल संख्या में कितने होते हैं? टोटल एफ ऑर्बिटल कुल संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। इनके नाम लिखने हैं, नेम ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। तो बताओ क्या होगा? एक तो जेड क्यूब होगा, एक एक्स क्यूब होगा, एक वाई क्यूब होगा। 3 ऑर्बिटल, एक एक्स वाई जेड होगा। कितने ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल। अब 5वां ऑर्बिटल क्या होगा? जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। छठा ऑर्बिटल क्या होगा? वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और 7वां ऑर्बिटल क्या होगा? एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 7 ऑर्बिटल के नाम याद करने हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? क्योंकि जेड कक्षकों में एल का मान 3 होता है, एल इज इक्वल टू कितना होता है? 3 होता है। अभी बताया L0 किस में होता है? एस में होता है। L01 होता है पी कक्षक में, पी ऑर्बिटल में। L इज इक्वल टू 2 किस में होता है? डी में। तो L इज इक्वल टू 3 किस में होगा? एफ में होगा। तो एफ कक्षक में L इज इक्वल टू 3 होता है। इसका मतलब एफ कक्षकों में या तो 3 या तो 3 बताओ क्या? नोडल प्लेन मिलेंगे या कोनिकल नोड मिलेंगे, या दोनों का सम 3 होगा। या तो 3 कोनिकल नोड या 3 कोनिकल नोड मतलब शंकुआकार नोड हिंदी में, ठीक है। या तो 3 नोडल तल मतलब नोडल प्लेन, इंग्लिश में नोडल प्लेन, या दोनों का योग, दोनों का योग 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। ये बातें लिखनी है बस। तीनों का सम 3 होगा, या दोनों का सम क्या होगा? 3। इंग्लिश में बात करें तो एफ ऑर्बिटल्स हैव आइदर 3 कोनिकल नोड और 3 नोडल प्लेन एंड आइदर सम ऑफ बोथ इज इक्वल टू 3। हाँ या ना? या तो 3 क्या होंगे? कोनिकल नोड होंगे, या क्या होंगे? नोडल प्लेन होंगे, या दोनों का सम कितना होगा? 3 होगा। मतलब अल्टीमेटली 3 ही आएगा। या तो 3 नोडल प्लेन होंगे, या 3 कोनिकल नोड होंगे, है ना? या दोनों का सम 3 होगा। अल्टीमेटली कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। नोडल प्लेन के बारे में मैंने बता दिया। तो सबसे पहले हमने एफ ऑर्बिटल्स की बातें की। किसकी बातें की हैं? एफ ऑर्बिटल। क्यों की है? क्योंकि एफ ऑर्बिटल के बारे में जानना जरूरी है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते एफ ऑर्बिटल को, क्योंकि आज भी उसके ऊपर एडवांस स्टडी की जा रही है। इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी जो अपने को फिक्स नॉलेज है, जो नॉलेज चाहिए वो है जरूरी, वो लिखना पड़ेगा। एग्जाम में लिखोगे तो उससे फर्क पड़ता है। एग्जाम में तुम्हें ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, हमें पता है जब हमने लेंथेनम की बात की या सीरियम की बात की, तो सीरियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 58 एटॉमिक नंबर था, तो मतलब 58 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसके विन्यास की बात की थी लास्ट क्लास में, बताओ क्या था? जिनोन 4f1 5d1 6s2, ये था 4f1 5d1 6s2। तो हमने बात की थी ये सबसे बाहरी सेल कौन सा है? सबसे बाहरी कोष 6th है। तो इसका मतलब अगर इसको हमने n माना, इसको क्या माना? n माना,
इसको क्या माना, n माना, तो बताओ ये क्या होगा, n माइनस वन, ठीक है। तो n में कौन है, s ऑर्बिटल है, तो n s है, तो n माइनस वन कौन है, d है, n माइनस वन कौन है, d कक्षक है, n माइनस वन। अगर ये n माना, अरे ये 6 है तो 6 में से एक कम किया तो 5 हुआ, अगर इसको n मानेंगे तो n में से एक कम किया तो ये क्या बना, n माइनस वन बना, उसमें से एक और कम करेंगे, मतलब ये अगर n है तो बताओ ये क्या होगा, n माइनस टू, तो इसके अंदर n माइनस टू होगा, और n माइनस टू क्या आएगा, f आएगा। इसका मतलब देखो f जो कक्षक है वो अंदर है, f कक्षक अंदर, और सबसे बाहर कौन है, n है, सबसे बाहर कौन है, s है। तो हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो f कक्षक में जा रहा है, अंदर वाले कोष में जा रहा है, अंदर वाले में, इनर, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, तो एंटी पेनल्टीमेट सेल में जा रहा है, सेल में, ठीक है। इसका मतलब जो f कक्षक है वो धसा हुआ है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ कौन है, f कक्षक, उसके बाहर तो 2 आ गए, एक तो d आ गया देखो, और एक कौन आ गया, s आ गया, मतलब f ऑर्बिटल अंदर है, उसके बाहर d है, और d के भी बाहर कौन है, s है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो f ऑर्बिटल कहां है, अंदर की तरफ, एंटी पेनल्टीमेट में है, अंदर की तरफ है। अब इस अंदर की तरफ होने से भी काफी फर्क पड़ने वाला है, बहुत फर्क पड़ेगा। अभी समझते हैं क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे चलते हैं। अभी तक मैंने तुम्हें 2 पॉइंट बता दिए हैं, कितने पॉइंट बता दिए, 2 पॉइंट बता दिए। सबसे पहले f कक्षक की जानकारी मिली है अपने को। दूसरा पॉइंट हमने क्या बात की है, जो f कक्षक हैं वो अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो डीपली बरीड, मतलब अंदर की तरफ धसे हुए हैं, डीपली बरीड, ठीक है। तो 2 चीजें बताइए, एक तो f कक्षक की जानकारी मिली है, दूसरा f कक्षक जो होते हैं वो अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। अंदर की तरफ धसे होने से क्या होगा उसकी भी बातें करेंगे, उससे काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की जरा बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो हमें पता है, ठीक है। एक पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, वो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन आए तो ये पॉइंट लिखना ही लिखना है। f कक्षक जितने भी होंगे, f कक्षक के जितने भी एलिमेंट कौन से, लेंथेनॉइड पढ़ रहे हैं, तो अभी लेंथेनॉइड्स की बातें करेंगे। तो लेंथेनॉइड्स हिंदी में लिख सकते हो, तो लेंथेनॉइड्स की सबसे स्टेबल स्टेट, सबसे प्रबल या स्थिर, सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं, नो एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। क्या लिखोगे इंग्लिश में, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स इज +3 ऑलवेज, हमेशा की बातें हैं, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। बार बार तुम कंफ्यूज होगे बाद में, मुझे पता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले ब्रह्मास्त्र चलाया है। यहाँ पे ब्रह्मास्त्र क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा स्थिर होगी, हमेशा स्टेबल होगी, सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स को एलन से दिखाऊंगा, इज +3 ऑलवेज की बातें हो रही हैं। हमेशा +3 ऑक्सीडेशन लेंथेनॉइड में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल लेंथेनॉइड में क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब +3 ही दिखाएंगे सब, बिल्कुल दिखाएंगे, हर कोई +3 दिखाएगा, क्योंकि +3 सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्या +3 के अलावा कुछ और भी दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। जो लेंथेनॉइड हैं वो +3 के अलावा +2 भी दिखाएंगे कुछ, और कुछ क्या दिखाएंगे, +4 भी दिखाएंगे, ठीक है। तो लेंथेनॉइड +2 भी दिखाते हैं कुछ, और कुछ क्या दिखाते हैं, +2 भी दिखाते हैं। इनको बोलते हैं एनामलस ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं, एनामलस ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो एनामलस ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सी हैं? +2 भी होती हैं और +4। +3 के अलावा जो भी दिखा रहा है उसको बोलेंगे एनामलस ऑक्सीडेशन स्टेट। हिंदी में बात करें तो असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनोइड्स में, लेंथेनोइड्स में, एफ ब्लॉक नहीं लेंथेनोइड्स में, लेंथ एफ ब्लॉक में तो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड दोनों आते हैं। हम एक्टिनोइड पढ़ रहे हैं, अभी लेंथेनोइड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लेंथेनोइड। एक्टिनोइड नहीं पढ़ रहे, एक्टिनोइड अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो एक्टिनोइड की बातें अगले चैप्टर में होंगी, ठीक है। तो अभी लेंथेनोइड्स की बातें हो रही। तो लेंथेनोइड्स में सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। लेंथेनोइड्स में सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि +3 के अलावा कुछ और भी दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। तो अगला पॉइंट यूं लिखोगे, लेंथेनोइड्स में +3 के साथ साथ +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी देखी जाती हैं कुछ एलिमेंट्स में, कुछ तत्वों में, जिनको हम असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन +2 दिखाएगा, कौन +4 दिखाएगा, कौन +3? +3 ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सब दिखाएंगे। अब +2 हर कोई दिखाएगा? नहीं, हर कोई नहीं दिखाएगा, कुछ दिखाएंगे। +4 हर कोई दिखाएगा? नहीं, कुछ दिखाएंगे। सम डन। तो अब समझते हैं कौन +2 दिखाएगा, कौन +3 दिखाएगा। तो अब इनकी बातें करते हैं, इनकी बातें करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहला पॉइंट हमने f ऑर्बिटल के बारे में पढ़ लिया। दूसरा, f कक्षक अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा है? तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। उसके अलावा +2 भी दिखाएंगे, +4 भी दिखाएंगे। इनको हमने बोला असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं, असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं, एनामलस ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। जरा शुरू करते हैं सीरियम से। सिर पर नदी, पार्वती माँ समझे युगोड़, और ये किसके नीचे आते हैं? लेंथेनम के नीचे। और लेंथेनम की स्टडी यहीं पे करते हैं क्योंकि लेंथेनम की प्रॉपर्टी लेंथेनोइड से मिलती हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट में 4f सीरीज से लेंथेनम की प्रॉपर्टी मिलती है, इसीलिए हमने लेंथेनोइड बोला। और लेंथेनम के बाद आते हैं इसीलिए लेंथेनोइड बोला। तो लेंथेनोइड बोलने के 2 कारण है, एक तो लेंथेनम से प्रॉपर्टी मैच हो रही है, दूसरा लेंथेनम के बाद आ रहे हैं एलिमेंट्स, दूसरा लेंथेनम के बाद आ रहे हैं। तो सिर पर नदी, पार्वती माँ समझे यू गोड, तब दया होगी, तब दया होगी अगर तुम ये भी लूटो, ठीक है। मैं एक बार देखता हूँ स्क्रीन में आ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट और, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इस लाइन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, किसमें? एलिमेंट में, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखेंगे इधर, ठीक है। और फिर उन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में विन्यास, ठीक है। तो 3 कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने, 1 2 3। क्या लिखेंगे अभी समझ आता हूँ पूरा, ठीक है। तो लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट क्लास किसी ने नहीं देखी तो देखना। जिनोन 5d1 6s2 होता है, ठीक है। सीरियम में पहली बार F में इलेक्ट्रॉन आता है। किस में इलेक्ट्रॉन आता है? F में। तो इसका क्या होगा? जिनोन नहीं लिख रहा मैं, जिनोन तुम्हें खुद लिखना है क्योंकि थोड़े स्पेस की कमी है, तो मैं जिनोन नहीं लिखूंगा। इसका मतलब ये नहीं जिनोन नहीं है, जिनोन है। जिनोन जैसे यहाँ पे लिखा, अब जिनोन नहीं लिखूंगा मैं, जिनोन के बाद लिखने वाला हूँ डायरेक्ट। तो जिनोन के बाद क्या आएगा? तो जिनोन मैं हटा रहा हूँ अभी। जिनोन के बाद क्या आएगा? 4f1 5d1 6s2 ये था। किसमें? सीरियम में। किसमें था? सीरियम में, ठीक है। इसी तरह से हम प्रोसोडाइमियम में देखें तो प्रोसोडाइमियम में भी बताओ क्या था? 4f3 हो गया था। क्या हो गया था? 4f3। अब ये लास्ट क्लास की बातें हैं तो मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा दोबारा। 4f3 5d0 था और 6s2 था। इसमें क्या हो गया था? 4f4 हो गया था, 5d0 हो गया था, 6s2 हो गया था। 4f5 5d0 6s2। यहाँ पे क्या होगा? 4f6 5d0 6s2, 4f7 5d0 6s2, 4f7 5d1 डी में चला गया था 6s2, 4f9
5d0, लास्ट क्लास की बातें हैं, रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। 4f10 दोबारा देखो लास्ट क्लास को अगर किसी को डाउट है तो। उसके बाद में 4f11 5d0 6s2, 4f12 5d0 6s2, 4f13 5d0 6s2, 4f14 5d0 6s2, 4f14 5d1 6s2। ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके परमाणविक, इनकी एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात करते हैं +3। हमें पता है +3 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, +3 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ना, ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरीके से दिखाई जा सकती है। ये पॉइंट समझना भाई, ढंग से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरीके से दिखाई जा सकती हैं। दो तरीके से कैसे? जैसे मान लो मैं बात करूं Mn मैग्नीज की, तो मैग्नीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें पता है 25 होते हैं। तो 25 में मैग्नीज अब +2 दिखाता है, कितना दिखाता है? +2। तो +2 दिखाएगा तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? छोड़ दे। तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो Mn+2 बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली छोड़ेगा तो ये आयन बनेगा। क्या बनेगा? आयन बनेगा। और आयन बनेगा तो आयनिक बॉन्ड के थ्रू, या इसको बोलेंगे आयनिक बंध के द्वारा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाना, आयनिक बंध के द्वारा, क्योंकि कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन मैग्नीज MnO4-1 भी बनाता है। अब इसमें ऑक्सीकरण अवस्था देखोगे तो इसका x माना ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। 4 ऑक्सीजन है तो -2 इंटू कितना? -2 इंटू 4, कितना? -2 इंटू 4, और इज इक्वल टू कितना है? -1। तो -2 एक ऑक्सीजन का मानते हैं, -2, और 4 ऑक्सीजन है तो इंटू 4 कर दिया, इज इक्वल टू माइनस, आई थिंक ये तुम्हें पता होगा। तो यहां पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +7, कितनी आ गई? +7। तो MnO4- में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, कितनी होती है? +7। अब देखो +7 ऑक्सीकरण अवस्था, क्या इसने 7 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन अगले को दिए होंगे? नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान काम नहीं है। यहां पे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो दे सकता है आसानी से, 3 भी दे सकता है, 4 भी देगा, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी में। लेकिन 4 से ज्यादा ऐसा कोई शेर उत्पन्न नहीं हुआ धरती पे जो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा अगले को। बात समझ आ रही है? तो इसलिए हम यहां पे पूर्ण रूप से ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आई। किसके थ्रू नहीं आई? आयनिक बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आई। यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो सहसंयोजक बंध के द्वारा पता चली है। जिस कौन से बॉन्ड के थ्रू? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, सहसंयोजक बंध के द्वारा। कोवलेंट बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध के द्वारा ऑक्सीकरण अवस्था आई है। तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दो तरीके से दर्शाई जा सकती हैं। एक तो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से त्याग कर दे, तो उसको बोलते हैं आयनिक ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी स्टेट? आयनिक ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा कोवलेंट बंध के थ्रू, सहसंयोजक बंध के द्वारा, सहसंयोजक बंध के द्वारा, सहसंयोजक बंध के द्वारा। एक और एग्जांपल देखो, H2O देखो, H2O, क्या ऑक्सीजन ने पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया या थोड़ा सा लिया? थोड़ा सा लिया, क्योंकि ये सहसंयोजक बंध है, इसीलिए हम नेगेटिव थोड़ा सा दर्शाते हैं, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे भी पार्शियल नेगेटिव, तो हम क्या कहते हैं? 2 पार्शियल नेगेटिव, इसीलिए हम क्या कहते हैं? यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2। क्या ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन से पूरे? नहीं, उसने थोड़े से इलेक्ट्रॉन खींचे हैं। और इलेक्ट्रॉन किससे खींचे हैं? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो H2O में सहसंयोजक बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचे, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? -2। यहां पे Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है? क्योंकि उसने कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। तो मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, फिर समझो। ऑक्सीकरण अवस्थाएं दो तरीके से दर्शाई जा सकती हैं। एक तो आयनिक बंध के द्वारा, किसके द्वारा? आयनिक बॉन्ड के द्वारा। आयनिक बंध के द्वारा मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन का, किसका? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर दे, कंप्लीट ट्रांसफर हो। और एक जो होती है वो सहसंयोजक बंध के द्वारा, किसके द्वारा? संयोजक बंध द्वारा। सहसंयोजक बंध मतलब कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। एक विद्युत ऋणी होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे HF की बात करें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम क्या मान लेंगे? -1। तो इसकी क्या मान लेंगे? +1 मान लेंगे।
बात समझ आई? तो सहज संयोजक बंध में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन बॉन्ड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? सहज संयोजक बंध बनना चाहिए। सहज संयोजक बंध नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शा पाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरीके से दिखाई जा सकती है। आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से ट्रांसफर हो जाए, और आयनिक जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 से ज्यादा कभी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोई दे ही नहीं पाएगा आसानी से। उससे ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कंफर्म कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कंफर्म कोवलेंट बॉन्ड बनेगा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किससे ज्यादा आ रही है? +4 से ज्यादा आ रही है। तो ये बातें थी। ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरीके से दर्शाई जा सकते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू और एक आयनिक बंध के थ्रू। ठीक है, तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आती है ना, ये आयनिक बंध के द्वारा आती है। किसके द्वारा? आयनिक बंध के द्वारा। इसका मतलब इसको आयनिक ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। कौन सी स्टेट? आयनिक ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब आयनिक ऑक्सीकरण अवस्था है। तो +3 लेंथेनॉइड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किससे होती है? आयनिक ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं उसको, आयनिक बंध के द्वारा। मतलब कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब ये कंप्लीटली 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखनी है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका लिखेंगे? +3 ऑक्सीकरण अवस्था का। तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे कंप्लीटली, और 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकालने पड़ेंगे। तो यहां से देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो सबसे बाहर S में से जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन D में से जाएगा। तो लेंथेनम +3 में, लेंथेनम अगर +3 में लिखेंगे तो हमें पता है जिनोन आ जाएगा, और सामने 5D 0 होगा, 6SB 0 होगा, 5D 0 होगा, 5D 0 होगा, और क्या होगा? 6S 0 होगा। अब सीरियम +3 करेंगे तो बताना, सीरियम +3, सीरियम +3। अब जिनोन नहीं लिखेंगे, जिनोन नहीं लिखेंगे तो यहां से देखो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? S में से, और एक कहां से जाएगा? D में से। तो बताओ क्या बनेगा? 4F1। क्या बनेगा? 4F1, 4F1। आगे बताना प्रोमीथियम में, प्रोमीथियम में बताओ क्या बनेगा? प्रोमीथियम में यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और एक कहां से? एक F से। 2 यहां से, यहां पे तो है ही नहीं, तो एक कहां से जाएगा? F में से। तो बताओ प्रोमीथियम Pr+3 क्या बनेगा? Pr+3 नहीं लिख रहा, सीधा ही अब तुम लिखोगे जिसका भी नाम आ रहा है। ठीक है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास। ठीक है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे कोई नहीं, यहां से एक लेगा, 3 निकालने ना, तो 2 यहां से, एक यहां से। तो बताओ क्या बनेगा? 4F2। क्या बनेगा? 4F2। प्रोसोडाइमियम, क्या? प्रोसोडाइमियम 4F2। ठीक है, नियोडाइमियम में बताओ 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, एक यहां से, बताओ क्या बनेगा? 4F3 बनेगा। यहां पे बताओ 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, एक यहां से, बताओ क्या बनेगा? 4F4 बनेगा। यहां से 2 यहां से, एक यहां से, बताओ क्या बनेगा? 4F5 बनेगा, 4F6 बनेगा, 4F6 बनेगा। तो देखो 2 यहां से, एक यहां से, तो बताओ क्या बनेगा? 4F7 बनेगा, 4F7 बनेगा। ठीक है, इसी तरह से बताना 4F8 बनेगा, 2 यहां से, एक यहां से, 4F9 बन जाएगा, 4F9 बन जाएगा, 4F10 बन जाएगा, 4F11 बन जाएगा, 4F12 बन जाएगा, 4F13 बन जाएगा, 4F14 बन जाएगा। कोई समस्या नहीं, आसान काम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कोई समस्या है क्या? 1 से लेके 14 तक गिनती आती है कि नहीं आती? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में सिर पर नदी पार्वती मां समझे युगोड़, तब दया होगी अगर तुम ये भी लूटो। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बच्चों वाली बात है, बिल्कुल सिंपल है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है, थोड़ा सा कटा है, लेकिन फिर भी समझ लो इसको। 4F14 है ये क्या है? ल्यूटेशियम 4F14 है, 4F14 है, 14 1 4। सिंपल बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ या ना? ठीक है, तो यहां पे लेंथेनम से लेके ल्यूटेशियम तक एलिमेंटल फॉर्म में है, 0 ऑक्सीकरण अवस्था में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो समझना मेरी बात, D0 F0, ठीक है, इसी तरह से D0 या F0 भी बोल सकते हैं। यहां पे F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पे F में इलेक्ट्रॉन है, तो F0 बोलो या D0 बोलो, 4F0, और यहां पे जिनोन, कौन? लेंथेनम है, ये कौन है? लेंथेनम। ठीक है, इसी तरह देखो F7, और इसी तरह देखो F14, F14। तो हमें पता है कभी भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में F7 आ रहा हो या F0 आ रहा हो या F14, या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या हाफ फिल्ड हो, आधा भरा हो, अर्ध हाफ फिल्ड हो,
ठीक है, या क्या हो, फुली फिल्ड हो, क्या हो, फुली फिल्ड। तो हमें पता है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये क्या होते हैं, स्थिर विन्यास होते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। तो हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो, क्या होंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ आ रहा है, गैडोलिनियम में आ रहा है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ आ रहा है, लैंथेनम में आ रहा है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 की बातें हो रही है, +3 की, +3 में तो ये आ रहा, ये आ रहा, ये आ रहा है ना। तो लैंथेनम में आ रहा है, लैंथेनम में आ रहा है, गैडोलिनियम में आ रहा है और लुटेशियम में आ रहा है। 3 में आ रहा है। 3 में क्या आ रहा है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थिर विन्यास आ रहा है, स्थिर विन्यास, स्थिर कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पूछ सकता है कि स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस किस में है, लैंथेनम में है, गैडोलिनियम में और लुटेशियम में। पहला क्वेश्चन, ये पॉइंट लिखना है, स्थिर विन्यास किस किस में आ रहा है, लैंथेनम में, हाईलाइट कर दिया मैंने, लैंथेनम में, गैडोलिनियम में और लुटेशियम में। अगला पॉइंट देखो, अब ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक क्योंकि हमें एनोमलस भी पढ़ना है, +2 कौन दिखाएगा, +4 कौन दिखाएगा। तो नीचे वाले दो स्थिर के दो नीचे वाले, स्थिर है इसके दो नीचे वाले, यहां तो कोई नीचे है ही नहीं, लुटेशियम कोई नीचे है ही नहीं, तो स्थिर कॉन्फ़िगरेशन जहां भी आ रहा है उसके दो नीचे वाले +4 दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, +4 सॉरी, ठीक है। तो देखो +3 तो सब दिखाएंगे, +3 सब दिखाएंगे, तो +3 तो सबके सामने लिख दो, +3, ठीक है, +3 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 तो सब दिखाएंगे। अब देखो ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, तो स्टेबल वालों के दो नीचे 1 और 2 वो +4 भी दिखाएंगे, स्टेबल वालों के दो नीचे +4 भी दिखाएगा, +4 भी दिखाएगा। तो क्वेश्चन आएगा +4 कौन कौन दिखाता है, तो हमें पता है लैंथेनम स्टेबल है, तो सीरियम और प्रोसोडाइमियम, +4 भी दिखाएंगे, सीरियम और प्रोसोडाइमियम +4 भी दिखाएंगे। इसी तरह से टर्बियम और डाइस्प्रोसमिथियम +4 भी दिखाएंगे। इसी तरह और कोई दिखाएगा ही नहीं, और कोई दिखाएगा ही नहीं, और कोई नहीं दिखाता। सबसे स्टेबल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे स्टेबल +3 हमेशा, चाहे वो सॉल्यूशन में हो चाहे सॉलिड स्टेट में। तो तुम्हें लिखना है चाहे ठोस अवस्था हो, चाहे गलित अवस्था हो, चाहे द्रवित अवस्था हो, आइदर इन सॉलिड स्टेट और इन लिक्विड स्टेट और इन एक्वस फॉर्म, ऑलवेज +3 इज मोस्ट स्टेबल। सभी एलिमेंट में सबसे स्टेबल कौन सी है, +3 है। लेकिन कुछ असंगत दिखाते हैं, कुछ एनोमलस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जैसे सीरियम प्रोसोडाइमियम क्या दिखाएंगे, +4 दिखाएंगे, ठीक है। टर्बियम डाइस्प्रोमिथियम क्या दिखाएगा, +4। ट्रिक से मैंने याद करा दिया, स्टेबल होता है F0 स्टेबल है, F7 स्टेबल है, F14, तो उनके दो नीचे वाले क्या दिखाएंगे, +4। उनके दो ऊपर वाले +2, दो ऊपर वाले +2, तो क्या इसके कोई ऊपर है, नहीं है इसके ऊपर। क्या लुटेशियम के ऊपर है, बिल्कुल है। कौन कौन है, YB है, NTM है, टर्बियम है और इटरबियम है। तो दो ऊपर वाले +2 दिखाएंगे, +2। इसके ऊपर है क्या, दो, बिल्कुल है। क्या लैंथेनम के ऊपर है, कोई है ही नहीं, तो +2 और +2। तो बताओ +2 कौन कौन दिखाएगा, स्मेरियम दिखाएगा, यूरोपियम दिखाएगा, टर्बियम दिखाएगा, इटरबियम दिखाएगा। तो +2 पूछे तो बताओ कौन कौन दिखाएगा, +2 जो स्टेबल है उनके दो ऊपर वाले, इसके ऊपर कोई है ही नहीं, इसके स्टेबल के दो ऊपर वाले। +4 कौन दिखाएगा, स्टेबल के दो नीचे वाले, बस याद हो गया। तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन +3 दिखाता है, सब दिखाते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या लिखोगे, सभी में +3 ऑक्सीकरण अवस्था, चाहे ठोस अवस्था हो, चाहे द्रवित हो, चाहे गलित हो, +3 ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा स्थिर होती है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था आयनिक स्टेट से आती है या आयनिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है, आयनिक बंध के द्वारा बनती है, आयनिक बंध के द्वारा बनती है और आयनिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना। +3 ऑक्सीकरण अवस्था आयनिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये क्या कोवलेंट रेडियस बनाते हैं या +3 से ज़्यादा क्यों नहीं दिखाते, एक क्वेश्चन कराऊंगा वो भी हो जाएगा, सारे पॉइंट कवर कराऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई क्वेश्चन के थ्रू होंगे, कोई डायरेक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद में इनके ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3 और +2 +4
+4 कौन दिखाएगा? तो जो स्टेबल होते हैं वो हमें पता है, F0 स्टेबल होता है, F7 स्टेबल होता है और F14 स्टेबल होता है। ठीक है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेबल से 2 नीचे वाले +4 दिखाएंगे, स्टेबल से 2 ऊपर वाले +2 दिखाएंगे। इस ट्रिक से तुम याद करोगे, सब याद हो जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं बचेगा, एक भी पॉइंट नहीं बचेगा। अब एक क्वेश्चन कई बार यूं पूछ लेता है, यूनिवर्सिटी में पूछता है वैसे, ठीक है, यूनिवर्सिटी में यूं पूछ लेता है कि ये जो यूरोपियम है, ये +2 क्यों दिखा रहा है? वाई, ये +2 क्यों दिखा रहा है? इसी तरह पूछ लेता है वाई भी है, वो +2 क्यों दिखा रहा है? वाई भी +2 क्यों दिखा रहा है? इसी तरह पूछ लेता है यूरोपियम है, इटरबियम +2 और यूरोपियम +2 क्यों दिखा रहा है? इसी तरह पूछ लेता है सीरियम +4 क्यों दिखा रहा है? वाई। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 3 क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं यहाँ पे लिखता हूँ, साइड में लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, कि सीरियम +4 क्यों दिखाता है? +4 क्यों वाई क्यों दिखाता है? तो हमें पता है सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सीरियम का ये रहा। सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ज़ीनोन 4f1 5d1 6s2। तो हमें पता, देखो +4 बनेगा तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे, एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा। तो बताओ क्या बन जाएगा? ज़ीनोन 4f0 5d0 6s0। इसका मतलब F0 क्या है? F0 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो तुम क्या लिखोगे? क्योंकि सीरियम +4 में स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है, इसलिए सीरियम +4 दिखाता है, सेम इसी तरह से वो तुमसे क्या पूछेगा? YB और EU +2 क्यों दिखाता है? वाई। तो तुम्हें पता है EU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना क्या होता है? EU का 4f7, तो ज़ीनोन 4f7 5d0 6s2 होता है। तो 2, अगर EU +2 लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन 4f7, ठीक है, तो यहाँ से निकलेंगे, S से निकलेंगे। तो बताओ क्या बना? ज़ीनोन 4f7 5d0 6s0। इसका मतलब F7 बन रहा है। F7 क्या है? हाफ फील्ड की भी क्या होता है? स्थिर विन्यास होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या लिखोगे? EU +2 भी एक स्थिर विन्यास दर्शाता है, इसलिए +2 दिखा रहा है। सेम इसी तरह से YB +2 क्या हो जाएगा? 4f14 हो जाएगा। YB +2 अगर लिखेंगे तो YB +2 क्या हो जाएगा? 4f14 हो जाएगा, 4f14 हो जाएगा। तो YB +2 क्या हो जाएगा? YB +2 भी 4f14 हो जाएगा, +2 4f14 क्या है? फुली फील्ड है। तो इसलिए ये भी क्या है? स्थिर विन्यास है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के अलावा कौन कौन क्या दिखाएगा? +2 भी दिखाएंगे, +3 भी। +2 जो स्टेबल है उनसे 2 नीचे वाले +4 दिखाएंगे, +2 2 ऊपर वाले, डन। फिर उसके बाद में ये सीरियम +4 क्यों दिखाता है? EU जो +2 है वो क्यों दिखाता है? YB है वो +2 क्यों दिखाता है? सेम इसी तरह से TB भी पूछ सकता है, +4 क्यों दिखाता है? तो TB +4 भी क्या हो जाएगा? 4f7 हो जाएगा, 4f7, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे और अगर तुमसे यूं पूछे क्यों दिखा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द रीजन, स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके हिसाब से चलना है, डन। तो यहां तक की सारी बातें हो चुकी हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन और बचा है, फिर ये टॉपिक खत्म हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, ठीक है। और कितनी आसानी से याद किया देखो तुमने, ठीक है। 4th पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या F ब्लॉक एलिमेंट +3 से या कई जगह +4 दिखा रहा है ना, तो वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था से ज्यादा क्यों नहीं दिखा रहे? +3 से डी हमने पढ़ा है, डी ब्लॉक एलिमेंट +7 +8 तक भी दिखाता है। अरे डी ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड सुना है ना तुमने 12th क्लास में, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था ओस्मियम की +8 आ रही है, ठीक है, जबकि F ब्लॉक एलिमेंट है उनमें +3 ही आ रही है, और कई जगह पे थोड़ी बहुत आ रही है +4, लेकिन +3 सबसे ज्यादा स्टेबल है। +4 तो थोड़ी बहुत जगह पे स्टेबल है, और वो सबसे ज्यादा स्टेबल तो +3 है, थोड़ी बहुत जगह स्टेबल हो रही है। किसमें? सीरियम में, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो सीरियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेबल हो रही है, वो भी सॉलिड स्टेट में। एक्वस में तो +3 सबसे ज्यादा स्टेबल होती है सीरियम में। तो हमेशा अगर वो तुमसे पूछे तो किसी भी एलिमेंट ने लेंथेनॉइड्स में +3 हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन कई जगह पे वो यूं बोलेगा सीरियम का +4 कंपाउंड बन रहा है कई जगह पे, ठीक है, तो वो सिर्फ बनेगा सॉलिड स्टेट में बनेगा तो भी,
किसमें बनेगा? सॉलिड में ही बनेगा, ठीक है। वो भी सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? +3 ही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एब में +3 ही सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन डी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +8 तक भी जा रही है। ऐसा क्यों भाई? वहां +8 तक चली गई, यहाँ +3 पे ही अटक गया सब कुछ। तो क्यों लैंथेनॉइड +3 से ज्यादा स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं? वाई lengthenoids do not show stable oxidation state above 4, stable oxidation state above +3 ऑक्सीकरण अवस्था से ज्यादा स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था लैंथेनॉइड्स क्यों नहीं दर्शाते? हिंदी में ऐसे लिखना, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हिंदी में क्या लिखोगे? लैंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीकरण अवस्था से ज्यादा स्थिर क्यों नहीं दर्शाते? तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया है, ये रहा। क्योंकि f ऑर्बिटल कहां धसे हुए हैं? अंदर की तरफ। अरे f ऑर्बिटल डीपली बरीड है, यहां पे 6s था, यहां 5d था, यहां 4f है, तो 4f तो अंदर की तरफ धसा हुआ है, और अंदर की तरफ धसा हुआ है तो वो ऑर्बिटल अति व्यापन नहीं कर पाएगा, और अति व्यापन नहीं कर पाएगा तो कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध नहीं बना पाएगा, और कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल होता है। बिना कोवलेंट बॉन्ड के कभी +4 से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा ही नहीं सकता। पहले ही बताया मैंने तुम्हें, ऑक्सीकरण अवस्थाएं दो तरीके से दर्शाई जा सकती है, एक तो आयनिक और एक कैसे? सहसंयोजक बंध द्वारा। क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स, एफ कक्षक, कौन से? एफ कक्षक अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। इसका आंसर क्या लिखोगे? क्योंकि एफ कक्षक अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, डीपली बरीड होते हैं, इसलिए वे सहसंयोजक मतलब कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। इसलिए उनमें +3 से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती, क्योंकि +3 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 3 के बाद कहां से देगा? तो 3 के बाद ऑक्सीकरण अवस्था कैसे बन सकती है? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। किससे? कोवलेंट बंध के थ्रू। अगर लैंथेनम है और उससे अगर मान लो ऑक्सीजन जुड़ जाते कोवलेंट बॉन्ड से, और कोवलेंट बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ते किससे? एफ ऑर्बिटल से, तो हमें पता है वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन ले जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था MnO4- का। अरे MnO4- में मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि विद्युत ऋणी है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। तो क्योंकि यहां पे कोवलेंट बॉन्ड बना, सहसंयोजक बंध बना, तो कभी भी +3 से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों स्टेबल नहीं दर्शाते? बताओ, लैंथेनॉइड्स क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि एफ ऑर्बिटल डीपली बरीड होता है। एफ ऑर्बिटल क्या होता है? डीपली बरीड, और इसलिए वह सहसंयोजक बंध नहीं बना सकता। सहसंयोजक बंध नहीं बना सकता तो +3 से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो यूं क्वेश्चन भी आ सकता है कि एफ ऑर्बिटल्स हैं वो लैंथेनॉइड्स हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दिखाते, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों नहीं दिखाते? तो उसका रीजन भी यही आएगा। क्वेश्चन लिख लेना, सेम आंसर, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लैंथेनॉइड्स हैं, वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों नहीं दर्शाते? तो उसका रीजन भी क्या आएगा? क्योंकि वैसे संयोजक बंध नहीं बना सकते, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बंध नहीं बना सकते, क्योंकि अंदर की तरफ धसे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन वो भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। अगर मान लो एक आधा क्वेश्चन छूट गया तो यूँ मानो कि फिर टॉपिक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो मेहनत ज़्यादा है मेरी, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। एफ कक्षक लैंथेनॉइड्स ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लैंथेनॉइड्स क्यों परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शा सकते? ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाते। वाई लैंथेनॉइड्स डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इंग्लिश में क्या लिखोगे? वाई लैंथेनॉइड्स डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आंसर बिल्कुल सेम, क्योंकि एफ ऑर्बिटल कहाँ है? डीपली बरीड है, अंदर की तरफ धसा हुआ है, डीपली बरीड है, अंदर की तरफ धसा हुआ है, इसलिए वो कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाएगा, इसलिए वह सहसंयोजक बंध नहीं बना पाएगा, कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट भाग नहीं ले पाएगा।
पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा इसलिए वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाता। ठीक है, अब लास्ट में एक कंक्लूजन, एक लास्ट क्वेश्चन बचता है बस। ठीक है, अगर मान लो जैसे सिर पर नदी, लेंथेनम, सिर पर नदी पार्वती माँ समझे, यू गॉड तब दया होगी अगर तुम ये भी लूटो। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथेनम की बात करें तो लेंथेनम कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, +3, और ये स्टेबल होता है +3 में, पता है ना, F0 बनता है, क्या बनता है, F0। ठीक है, तो यहाँ पे +3 तो सब दिखाएंगे, +3 तो सब दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरह से गैडोलियम की बात करें, गैडोलियम क्या बनता है, +3 में F7 बनता है, F7। इसी तरह से हम ल्यूटेशियम की बात करें तो ये क्या बनता है, 14 बनता है। ठीक है, तो इससे दो नीचे वाले बताओ क्या दिखाएंगे, +4। तो +4 कौन दिखाएगा, सीरियम एंड प्रोसोडाइमियम, +4 दिखाएंगे। ठीक है, इससे दो ऊपर वाले मतलब ये दोनों क्या दिखाएंगे, +2 दिखाएंगे। ठीक है, दो नीचे वाले बताओ क्या दिखाएंगे, +4 दिखाएंगे। दो ऊपर वाले क्या दिखाएंगे, +2 दिखाएंगे। अब देखो सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी, +3। अब मान लो क्वेश्चन है, ये है सीरियम +4 है, ये ज्यादा स्टेबल या सीरियम +3 ज्यादा स्टेबल, तो ऑब्वियस सी बात है +3 सबसे ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्थिर, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्थिर। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब ये +3 में चेंज होना चाहेगा। अरे ज्यादा स्टेबल है तो वही बनना चाहेगा, तो +3 में चेंज होने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो मान लो यहां पे सोडियम है और सोडियम के पास सीरियम +4 गया, कौन गया, सीरियम +4 गया, तो सोडियम के कहेगा ला मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, सीरियम +3 बन जाएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम किस में चेंज हो जाएगा, Na+ में। मतलब इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। तो मतलब सामने वाला का ऑक्सीडेशन क्या, तो इसका मतलब ये अच्छा अगले को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, तो इसका मतलब सीरियम +4 क्या है, अच्छा ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर लेंथेनम +4 में हो तो वो अच्छे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, क्या होंगे, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेंथेनम +4 में सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेके +3 में जाना चाहेगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, और सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा लो अगले को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, अच्छे ऑक्सीकारक हैं। तो सीरियम +4 ऑप्शन आ सकता है कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बुरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसे कुछ भी ऑप्शन डालेगा तो तुम क्या लिखोगे, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह से अगर मान लो +2 में होता, +2 में जैसे हम ले लेते हैं +2 में कोई भी ले लो, ये रहा यूरोपियम, तो मान लिया यूरोपियम +2 ले लिया, तो ये किस में जाना चाहेगा, +3 में जाना चाहेगा। +3 में जाना चाहेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा सामने वाले को, अरे एक इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो +3 में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो सामने वाला ऐसा होना चाहिए, Cl हो, मान लो Cl के साथ हमने Eu+2 डाला, +2 तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये किस में चेंज हुआ, Cl- में, और ये माइनस में हुआ तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन, अपचयक। ठीक है, अपचयन हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचयन। तो अपचयन किसका हुआ, Cl का हुआ, किसने किया, Eu+2 ने किया, इसका मतलब Eu+2 यहां पे इसका अपचयन कर रहा है, तो ये क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हिंदी में बात करें तो अच्छा अपचायक है, अच्छा अपचायक है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं जो लेंथेनॉइड, अगला नोट बना के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है। ठीक है, जो लेंथेनॉइड +2 में है वो तो अच्छे अपचायक होंगे, और जो लेंथेनॉइड +4 में है वो अच्छे ऑक्सीकारक होंगे, +4 वाले गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या होंगे, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें तो अच्छे अपचायक होंगे, और ये क्या होंगे, अच्छे ऑक्सीकारक।
ये है, यहाँ पे अपना दूसरा टॉपिक खत्म हुआ, लेंथेनोइड्स का दूसरा टॉपिक खत्म हुआ। जल्दी से समरी बताता हूँ और यहाँ पे अपनी क्लास पूरी तरह वाइंड अप हो चुकी है। आपने नोट्स बना लिए होंगे। एक बार मैं कोर्स के बारे में फिर से बताता हूँ, इतने सस्ते में इतना क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम और भी अच्छे तरीके से इसको डेवलप कर पाएँ। ठीक है, तो जब तक हमारे पास फंड होगा तभी हम आपके लिए कुछ और अच्छा बेटर कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि GGTU और MLSU के खास तौर पे इन दो यूनिवर्सिटीज़ में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और जो भी BSc सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको ये कोर्स परचेज करना चाहिए। फीस सिर्फ और सिर्फ 500 है। कोई बच्चा ऑनलाइन पेमेंट नहीं दे सकता या किसी तरह से ऑफलाइन जमा करना चाह रहा है तो वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कॉल कर सकता है। कहीं पर भी हो वो स्टूडेंट, उसकी ऑफलाइन फ़ीस सबमिट हो सकती है, चाहे वो डूंगरपुर में हो, बांसवाड़ा में हो, सागवाड़ा में हो, उदयपुर में हो, प्रतापगढ़ में हो, समझ रहे हो, कहीं पे भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाला स्टूडेंट कोई भी हो। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिर्फ और सिर्फ 500 में कोर्स है, ज़्यादा फी नहीं है। हर स्टूडेंट को परचेज करना चाहिए, मैं तो यूँ कह रहा हूँ हर स्टूडेंट को परचेज करना चाहिए कोर्स। ठीक है, तो 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये कोर्स परचेज करना चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक बिल्कुल डिटेल में करवाया जा रहा है, कोई भी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि हमें पता है ऑनलाइन क्लास है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, जो तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए बुक खरीदते हो, 1 वीक सीरीज खरीदते हो, वो खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, तो 8008471980 पे आप कांटेक्ट करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह खत्म कर दिया। यहाँ पे मैंने ट्रिक से तुम्हें सारे एलिमेंट भी याद करा दिए थे। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट हम बात करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। +3 से ज़्यादा कई एलिमेंट में +4 दिखाएंगे, कई में +2 भी दिखाएंगे। तो उसकी हमने ट्रिक बना ली थी। सबसे स्टेबल देखो, सबसे स्टेबल कौन है, लेंथेनम है। सबसे स्टेबल कौन है, गैडोलिनियम है। सबसे स्टेबल कौन है, लुटेशियम है। ठीक है, दो नीचे वाले +4 दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, +4। तो सिर पर तो सीरियम और प्रोसोडाइमियम +4 दिखाएंगे। ठीक है, तब दया होगी +4 दिखाएंगे। दो ऊपर वाले, तो ऊपर कोई है ही नहीं लेंथेनम के, तो इनको तो भूल जाओ। दो ऊपर वाले क्या दिखाएंगे, +2 दिखाएंगे। दो ऊपर वाले क्या दिखाएंगे, +2 दिखाएंगे। तो यहाँ पे यूरोपियम आएगा, यहाँ पे इटरबियम आएगा, ये +2 दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरह पूरा हमने बात की है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, +3 से ज्यादा क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि f ऑर्बिटल अंदर की तरफ धसा हुआ है। f ऑर्बिटल क्या है, अंदर की तरफ धसे हुए हैं। ठीक है, +4 वाले +3 में जाना चाहेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, तो अगले को ऑक्सीडेशन कर देंगे। बोलो, तो अच्छे ऑक्सीकारक हैं, ये क्या होंगे, अच्छे अपचायक होंगे। बस ये सारी बातें की हैं हमने और सारे क्वेश्चन मैंने लिखा दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू याद भी करा दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।